हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र नीलकंठ, जिसमें अभी तक हम ये जाना था कि एक पक्षियों की दुकान से, जो कि बड़े मियां की दुकान से, वहां से महादेव वर्मा जी दो उसके मोरनी के बच्चे लेके आते हैं। दो छोटे छोटे रहते हैं, उनको अपने घर ले आती है, 35 रुपए में लाती है। अब घर में आकर के उन्हें मुर्गी को अपने कमरे में रखती है ताकि थोड़े बड़े हो जाए तो फिर इनको बड़े जाली में भेज दिया जाए जहाँ दूसरे अन्य पशु पक्षी रह रहे हैं। तो देखते हैं क्या किया जाएगा, पढ़ते हैं। तो फिर 110 नंबर पे भी कृपया माइक बंद रखें सभी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से माइक बंद करके रखिए। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। यानी जाली का बड़ा घर था, यहाँ पर दूसरे जीव जंतु रहते थे। दोनों नवागंतुकों जो रहने आए, दोनों पक्षियों के बच्चे, दोनों नवागंतुकों ने पहले से ही रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लड़का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ गए और उनके चारों ओर घूम घूमकर घुटक की लारनी आने लगी। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो बच्चों, ऐसा ही होता है जहाँ पर पहले से, जैसे कि आप स्कूल की शिक्षा में होते हैं और कोई नया बच्चा आपकी शिक्षा में आता है, तो आप उम्र का विषय को नया बच्चा होता है, आप लोगों को जानना चाहेंगे कौन है, कहाँ से आया है, इसका स्वभाव क्या है, इसकी बोली क्या है, इसकी वाणी क्या है, इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, सब कुछ आप जानना चाहते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही एक नवागंतुक जाली के बड़े घर में पहुंचे, तो सारे जितने पशु पक्षी वहां पर मौजूद थे, उन सबके मन में जिज्ञासा हुई जानने की। जैसे कि इसमें दिया गया है कबूतरों के बारे में, खरगोशों के बारे में, तोतों के बारे में, सबके बारे में दिया गया है कि उन्होंने कैसा कैसा किया। जरा जानते हैं जितने लोगों ने इस पैराग्राफ को ध्यान से सुना है, तो मैं जरा आपसे पूछता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे इसको। चलिए, नंदनी मुझे दिख रही है। नंदनी, मेरे प्रश्न को उत्तर बताओ। यस सर। हाँ नंदनी, आपको ये बताना है कि एक आंख बंद करके उन दोनों बच्चों का निरीक्षण कौन करने लगा? सर वो नीलकंठ। चलिए, कोई और बताना चाहेगा इसके ऊपर? यस सर, उमेश कुमार। हाँ बोलिए बेटा। सर तोता। हाँ, तोते एक आंख बंद करके उन दोनों मोटे बच्चों का निरीक्षण कर रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं, अभी अब दूसरा प्रश्न करते हैं हम। संस्कार गुप्ता, को आवाज आ रही है? सर आवाज बहुत, हाँ चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत आ रही है ना, तो हाँ मैं पूछ रहा था संस्कार गुप्ता, आपको ये बताना है कि चारों ओर उछल कूद करके कौन उनका निरीक्षण करने लगा? सर क्या सर दोबारा बोलिए। प्रश्न ये है कि उनकी गेंद के समान कौन थे जो उनकी चारों ओर उछल कूद मचा रहे थे? सर आवाज नहीं समझ में आ रही।
हाँ नंदी तो समझ में आ रही है, नंदी बताइए। सर समझ में आ रही है। खरगोश। सर खरगोश। खरगोश, खरगोश बिल्कुल सही। चलिए आगे जानते हैं। धीरे 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 दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका काया का तो वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इसी से पृथ्वी का बना था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची हो गई, चोंच अधिक बंकी और पैनी हुई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीला झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर अनिवा में धूप छाई तरह के उजले। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के भ्रमती रंग रहित पैरों को गर्मी के एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे ऋतु का धारा चुनना, पानी पीना, टेढ़ी का शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, व्यक्तिगत नहीं आंका जा सकता। बच्चों इस पैराग्राफ में लेखिका ने ये बताया है कि जो मोर के बच्चे थे शुरू में किधर के बच्चे लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो कैसे उनकी शरीर में परिवर्तन होने लगा। जैसे जो मोर होता है तो मोर के सिर की कलगी जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आए बेटा वो नेटवर्क की वजह से आना जाना सर आपकी आवाज धीमी और बहुत खराब आ रही है। हाँ ये नहीं सर अच्छी आ रही है। चलिए शांत रहे, जितनी आ रही है उसी से सुनने की कोशिश करें क्योंकि केवल नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है ओके, तो शुरू करते हैं हम। हाँ तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मैं बता दूं। जैसे मोर के सिर की कलगी आप जानते हो, सघन मतलब घनी हो गई, ये आप जानते हो। चोंच अधिक बंकिम हो गई, बंकिम का मतलब टेढ़ी हो जाना, आगे जो चोंच बेटे करके निकल जाती है वैसे टूटे जैसी, तो बंकिम हो गई। और पैनी मतलब धारदार हो गई। और आंखों में इंद्रनी की नीला यानी आंखें थोड़ा सा नीले कलर के दिखने लगी, कुछ यानी चमक है ना। और हरित ग्रीवा मतलब नीले और हरे रंग की गर्दन हो गई, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन है ना। और दक्षिण और वाम, दक्षिण मतलब राइट, वाम मतलब बायां, आलेखन स्पष्ट होने लगा। ठीक है, तो कुल मिला करके इसमें यह दिया गया है कि किस प्रकार से मोर के शरीर का कायाकल्प हुआ, यानी किस तरीके से उसका शरीर बड़ा सुंदर और बड़ा दिखने लगा, उसके पंख कैसे निकल आए, चोंच कैसे हो गई, उसकी कलगी कैसे हो गई, गर्दन कैसे हो गई, कितना सुंदर दिखने लगा, वो सब लेखिका ने लिखा। आगे जानते हैं मोरनी का कैसे विकास हुआ। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपशाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा। ये आवाज कौन कर रहा है? आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, सब लोग म्यूट करके रखे अपना। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपशाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी मतलब साथ साथ चलने वाली, तो उसका जो सुंदरता थी मोर के समान तो नहीं थी मोरनी का, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भी विकास हुआ। जैसे थोड़ी बहुत जो भी विकास हुआ, जैसे कि आप मोरनी को देखते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते, कलगी भी उसकी बड़ी सुंदर नहीं होती, गर्दन भी बड़ी सुंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मोर के साथ चलने लगी मोरनी। अब देखते हैं इनके नाम क्यों पड़े। आप जानते हैं कि मोर का नाम नीलकंठ था, मोरनी का नाम क्या पड़ा, इस लाइन में हम जानते हैं। नीला ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ,
और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। इस प्रकार से हमने जाना कि नीलकंठ का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, क्योंकि नील मतलब होता है नीला और कंठ मतलब होता है गला। कैसे? क्योंकि जो मोर की गर्दन थी वो नीले आभा वाली थी। नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन और नीलाभ मतलब नीले आभा वाली, जिसमें नीला रंग का आभास होता है। जैसे नीला होता नहीं लेकिन नीला रंग की फीलिंग आती है आपको देख करके, आभास होता है, इसलिए नीलाभ कहा गया। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और नीलकंठ की छाया के समान, जैसे श्री कृष्ण भी नीले रंग के थे और श्री कृष्ण के साथ में किसका नाम किया जाता है? राधा का। इसी प्रकार से मोर के साथ कौन रहा करती थी? मोरनी, इसलिए उसका भी नाम राधा कर दिया गया। तो यहाँ तक आया बच्चों समझ में आपके? चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। नील से, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नील से कट कट के आ रही है। अच्छा, अगर आप मेरा प्रश्न समझ लें तो मैं उसका उत्तर देना है आपको। प्रश्न मेरा ये है कि नीलकंठ का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा था? सर उसका कंठ नीला था। मैंने नीलसेन से पूछा है, बीच में कौन बोल गया? सॉरी सर। हाँ, नीलसेन आपको समझ में आया प्रश्न मेरा? क्या मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? चलिए, जिसकी समझ में आया है वो बताए। सर उमेश मैं कुमार। बताऊं? सर मैं संस्कार गुप्ता। सर उमेश कुमार। संस्कार गुप्ता बताएं। सर क्योंकि सर उसका सर वो नीलकंठ इसका नाम इसलिए पड़ा सर क्योंकि उसका गला सर नीला रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा, चलिए और जानते हैं समीक्षा। समीक्षा को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, प्रशंसा को आवाज आ रही है? प्रशंसा नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं चलिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ज्ञानेंद्र सिंह आवाज आ रही है मेरी? ज्ञानेंद्र सिंह आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो आपको ये बताना है कि राधा मोरनी का नाम पड़ा था क्यों? मोरनी का नाम राधा क्यों पड़ा था? अगर प्रश्न ऐसे करें। हमारा चलिए कोई बात नहीं है, आवाज बहुत खराब आ रही है उधर से। हाँ बताओ, नंदनी बताना चाहती है, बताओ। सर हम हाँ। यस सर, वो उसके साथ मैच कर रही थी। उसने लड़के सर जिसने लिखा था वो बोल रही थी कि वो उसके बगल में हर बार घूमती तो उसके साथ सब मैच करती। मतलब नीलकंठ की छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसीलिए उसका नाम राधा पड़ा था। चलिए ठीक है, आगे जानते यस हैं। सर। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आज की सेना एकत्र कर उसको ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंद चुप प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। चंद प्रहार मतलब चोट से मारता था अगर कोई जो है अनुशासनहीनता करता था। खरगोश के छोटे बच्चे को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तनाद न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पहली चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ खिलते रहते। बच्चों, यहाँ कहने का तात्पर्य
कि जिसके अंदर क्वालिटी होती है वह अपने आप को लीडर बना ही लेता है, जैसा कि नीलकंठ ने अपने आप को बनाया था। अब लेखिका कहती मुझे पता नहीं चला कि कब उसने अपने आप को सबका लीडर बना लिया, जानते हो? और क्वालिटी क्या थी उसमें? ये थी कि वो अनुशासन प्रिय था। अगर कोई अनुशासनहीनता करता था तो वो चोंच मारता था, उसको दौड़ा दौड़ा के मारता था, परेशान करता था, उसको दंड देता था। इसी वजह से सब उसका कहना मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब पर अपनी दादागिरी दिखाता था। अगर किसी को जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो उनकी मदद भी करता था, और अपने पंख फैला के लेट जाता था, बैठ जाता था, तो दूसरे छोटे मोटे जो जीव थे वो सब आकर के उसके ऊपर खेलते रहते थे। खरगोश के बच्चे भी खेलते रहते थे, लेकिन अगर कभी खरगोश के बच्चों को उसे दंड देना था तो कान पकड़ के उनके बच्चों को उठा लेता था और कानों में छेद हो जाता था। चलिए, तो अब यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी शब्द की मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आया। सर कर्णवेद संस्कार का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, कर्ण वेदन संस्कार होता है कान छेदन संस्कार। आपका भी कान छेदा गया है ना कभी? यस सर। हाँ, तो वही है, कान पकड़ के उठाएगा अपनी पतली चोट से, पहली चोट से तुमके कानों में छेद हो जाता था। इसीलिए लेखिका ने लिखा कि उनका कर्ण वेदन संस्कार कर देते। और देख लीजिए, अगर कोई शब्द Yes, sir. समझ में, जैसे आर्त क्रंदन का मतलब होता है जोर जोर से रोना, चिल्लाना। और कोई शब्द? नो सर। हाँ, चलिए अब मैं कुछ पूछता हूँ प्रश्न, देखते हैं। आराध्या गुप्ता, आवाज आ रही है मेरी? आराध्या गुप्ता, प्रशंसा सिंह, मेरी आवाज आ रही है? प्रशंसा सिंह, नहीं आ रही आवाज मेरी? अच्छा, मेरी आवाज किसको आ रही बोली? उमेश कुमार। हाँ, उमेश को मेरी आवाज बहुत अच्छी आती है, मुझे उमेश की भी आवाज बहुत अच्छी आती है। हाँ उमेश को, आपको ये बताना बेटा कि सभी जीव जंतुओं का सेनापति कौन बन गया था? नीलकंठ। नीलकंठ सेनापति बन गया था, बहुत अच्छी बात है। और चलिए अगला प्रश्न हम किसी और से पूछते हैं, जिसको मेरी आवाज है। आदित्य परमार, आदित्य को मेरी आवाज जा रही है? आदित्य, उज्जवल शुक्ला, शुभ अग्रवाल, हाँ सर आवाज समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तो शुभ अग्रवाल, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपकी आवाज बढ़िया आ रही है, सबको सुनाई देगी। आप ये बताइए कि यस सर। एक सेनापति बनने के लिए किसी भी जीव में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इन दोनों पैराग्राफ के आधार पर हम देखें। सर आवाज समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी को यहाँ तक टिक कर ले। आवाज अच्छी नहीं आ रही है, इस पार्ट को आज हम यही समाप्त करेंगे और शेष आपको कल बताएंगे, ठीक है? तो इस पार्ट को आज हम यही ओके सर। समाप्त करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न लिख देता हूँ, प्रश्न का उत्तर लिखकर भेजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके सर। तो प्रश्न है मेरा, नीलकंठ के शारीरिक सौंदर्य को अपने शब्दों
में लिख दिए। तो प्रश्न मेरा ये है कि नीलकंठ को आपने यहाँ तक पढ़ा, जाना कि नीलकंठ देखने में कैसा लगता था, और लेखिका ने भी नीलकंठ की सुंदरता के बारे में लिखा है कि देखने में कैसा लगता था। तो आप उसको अपने शब्दों में देख देख करके, इस पाठ को देख करके, पढ़ करके अपने शब्दों में लिखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ ले नीलकंठ कैसा था तो आप कैसे उसको बताएंगे कि उसके पंख कैसे थे, तलवी कैसी थी, चोट कैसी थी, रंग कैसा था उसका, गर्दन कैसी थी, ये सारी बातें आप कैसे लिख के बताएंगे वो आप मुझे लिख करके भेजेंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर। तो और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं Yes, sir. आज की मीटिंग समाप्त करूंगा। ओके, चलिए समाप्त करते हैं। बाय। यस सर।